एसएससी सीएचएसएल 2024 के पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड ये वीडियो है आपके लिए। और इसमें हम जो बात करने वाले हैं पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। देखिए टाइम बहुत कम आपके पास रहेगा। जब भी एसएससी अपना पोस्ट प्रेफरेंस देगा तो 3 से 4 दिन का टाइम देती है। और अगर ये बीच में आ जाता है नेक्स्ट वीक में तो मेरे पास भी समय नहीं रहता, तो हो सकता है कि वीडियोस ना मिल पाए आपको। इसीलिए ये वीडियोस अभी से आप देख के रखिए। मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी तरह के सवाल खासकर पोस्ट प्रेफरेंस को लेके रहते हैं, वो ऑप्शन फॉर्म को लेके रहते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाए। आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस में जो ऑप्शन फॉर्म ऑर्डर भरने को लेके या उससे जुड़े जितने तरह के डाउट्स रहते हैं, वो हर एक चीज़ को मैंने बहुत बारीक तरीके से कवर करा है। कब आप पोस्ट प्रेफरेंस का देख सकते हो, वैकेंसी चार्ट आ चुका है, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर होने वाला है। पोस्ट प्रेफरेंस की पेड सर्विस चल रही है। जो लोग भी इनरोल करना चाह रहे होंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ये वेट ना करिएगा कि वो ऑप्शन फॉर्म आ जाए, जब स्टार्ट हो तभी करें, क्योंकि फिर एकदम से तुरंत आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है। आपको हो सकता है कि सुबह या शाम तक वेट करना पड़ता है। तो अगर आपको अवेल करना होगा, आपको अगर लगता है कि आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या ईमेल कर देना आप मुझे। आप सभी लोगों को, जो भी लोग ने इनरोल करा था सभी लोगों को कॉल जा चुकी है। और जो भी बेस्ट हो पाएगा, जो भी पिछले 4-5 सालों से मैं कवर करते आ रहा हूँ, टियर 2 के बाद मैं सीजीएल और सीएचएसएल को कवर करता हूँ। जो भी बेस्ट हो पाएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर। बहुत सारे लोग जो नए होंगे अब वो जान लें कि क्या आगे क्या प्रोसीजर है। तो अभी एसएससी ने वैकेंसी चार्ट डाला है, जो आपने देखा है कि किस किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, वो वैकेंसी चार्ट डाला है। अभी क्या होगा कि उसके बाद आपको हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में भी एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। कैसा होता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, आपको मैं अभी दिखाता हूँ एक सैंपल के रूप में। और ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होता है, उसमें हर एक पोस्ट के नीचे अपना अलग अलग कोड दिया रहता है। हर एक पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर कोड होगा। आपको ऑर्डर के अंदर, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर में, वही कोड आपको वेबसाइट में भरनी रहती है। ये काम ऑनलाइन होता है पोस्ट प्रेफरेंस का। ये जो सैंपल वो देते हैं वो एक उसके लिए रहता है आपका। जैसे मैं बात कर लूँ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की, कुछ ये ऐसा दिखता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। ये सीएचएसएल 2023 का आप देख पा रहे होगे। यहाँ आप देख रहे हो पोस्ट का नाम लिखा हुआ है और बगल में ये कोड लिखा हुआ है L01। तो आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है उसमें कोड भरना होता है, आपको नाम नहीं भरना होता है। ये बड़े सावधानी से काम करने की ज़रूरत है कोड को लेकर के। और जो जितने भी आप नाम देख रहे हो, ये सभी नाम के लिए अलग अलग कोड ऑप्शन फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएंगे, राइट। और यही आप जब तैयार कर लोगे अपना जो ऑर्डर, इसी को आप सैंपल के रूप में भर के यहाँ पर, और फिर आप जा कर के जो वेबसाइट है, जब ये ओपन होगा विंडो, लॉगिन करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड, जो एसएससी का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, उससे लॉगिन करके अपना ऑर्डर आप भर देते हो। तो बेसिकली ये प्रोसीजर रहता है, जिसमें आपको कभी भी नेक्स्ट वीक में करवा सकते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि अगर कोई पोस्ट प्रेफरेंस भरना स्टार्ट करता है तो उसके पास क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है। तो आपके पास एटलीस्ट इन चीज़ों की जानकारी या ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। तो पहले एसएससी की वैकेंसी चार्ट। एसएससी की वैकेंसी चार्ट बहुत लोगों के पास आ चुकी होगी, नहीं है तो आप एसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। वैकेंसी चार्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला जो देख पा रहे होगे आप, कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, राइट। तो आपको पहले आपके पास वैकेंसी चार्ट होना ज़रूरी है। दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, जो मैं ये बता रहा हूँ सैंपल, ये जल्दी एसएससी देगा और ये आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा, अलग अलग ग्रुप में मिल जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपके पास होना चाहिए। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है कि जो ये मिनिस्ट्री या ये जो डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं इसके अंदर, राइट, इनमें किसके अंदर रैंक के बेस पे एलोकेशन होता है और किस में रैंडम एलोकेशन होता है, ये बात का जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, राइट। अगली जो चीज़ आपको जाननी है वो ये जाननी ज़रूरी है कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें बिल्कुल नॉर्थ में सीट नहीं आती है, या जिसमें आप नॉर्थ में आसपास सीट नहीं पाओगे। चेन्नई, मुंबई, या आप बात करो कि साउथ की तरफ आप फंस जाओगे। इस इन्फॉर्मेशन की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आप मिनिस्ट्री के चक्कर में आपने देख लिया कोस्ट गार्ड, आपने देख लिया कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि वो दिल्ली में है, लेकिन उसकी सारी सीटें या वो उसकी जो पोस्टिंग आती है वो साउथ की तरफ आती है। तो ये जानकारी आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। अगली जो बात ज़रूरी है कि अगर आप कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है तो आप सभी पोस्ट नहीं भर सकते हैं। कलर ब्लाइंड के लिए कौन कौन सी पोस्ट एलिजिबल है आप किसके लिए, वो यहाँ लिखा रहता है वैकेंसी चार्ट में। देखो कई जगह पर येस और कई जगह पर नो लिखा रहता है। येस का मतलब है कि आप कलर ब्लाइंड वाले उसके लिए एलिजिबल है।
अगर नो लिखा हुआ है तो उसके लिए कलर ब्लाइंड वाले एलिजिबल नहीं है, राइट। तो आप एक बार देख लीजिएगा कैसे चेक करना होता है कलर ब्लाइंड के लिए। आप किसी डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी आप यूट्यूब पे बहुत सारे सैंपल या इमेज मिलते हैं, आप उसको देख करके उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, पढ़ के आप अपना खुद का चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो फिर ठीक है, अगर नहीं लग रहा है, आपको डाउटफुल लग रहा है, तो आप एक बारी को कलर ब्लाइंड वाला चेक करा लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रैंक बेस एलोकेशन। जो मिनिस्ट्री अभी रिपोर्ट करी गई है उसमें ये जो डिपार्टमेंट है CGCA, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये पोस्ट है। 4 डिपार्टमेंट आपसे प्रेफरेंस मांगेगा। इसमें एलोकेशन मेरिट के आधार पर होता है, राइट। ये इसलिए जान लीजिए आप कि कल को अगर इसका कट ऑफ क्लियर होता है तो जो लोकेशन दी गई है वो रैंक के आधार पर होता है। रैंक का मैं यूँ समझा दूँ कि अगर कट ऑफ इस पोस्ट की मान लेते हैं CGCA की कट ऑफ जाती है जनरल की 325 नंबर और आपके 326 नंबर बन रहे हैं, तो कट ऑफ तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपकी रैंक जनरल के अंदर काफ़ी नीचे रहेगी, तो फिर आपको लोकेशन में दिक्कत आएगा। अगर आपके मार्क्स 335 नंबर है, राइट, और अगर आपको अपने स्टेट में जैसे कोलकाता में अगर आपको सीट दिखाई दे रही है और कट ऑफ अगर मान लेते हैं 328 जाती है CGCA की, तो आपके नंबर कट ऑफ से आपके गैप ज़्यादा है, आपकी रैंक अच्छी होगी। उस केस में आपको आपका स्टेट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मेरिट के आधार पे होता है, जो लोकेशन आप मांगोगे वो मिल जाएगा। तो दोनों फ़ायदे रहते हैं रैंक बेस एलोकेशन में। खासकर टॉपर्स इसको इसलिए रखते हैं कि अगर आपको स्टेट वाइज दिख जाता है तो आपको चांसेस रहते हैं कि अपना मिल जाएगा, क्योंकि बाकी मैक्सिमम जितने भी बच रही हैं सभी में रैंडम एलोकेशन है, दिल्ली वाली को छोड़ दे। तो अभी हेल्थ वाले का RTI कुछ अलग प्लेटफॉर्म से जो कैंडिडेट देख पा रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मंडे या ट्यूसडे में इसका RTI का रिप्लाई आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखे हैं कि दिल्ली से इसकी सीटें जाती हैं एम्स के थ्रू। अभी जो देखने को मिल रहा है कि लगभग 70 सीटें, ये अभी हम और कंफर्म कर देंगे, अश्योरिटी हम दे देंगे इसके लिए, राइट। और ये आपको दिख रही है, तो आप दिल्ली के लिए एक और पोस्ट आपके लिस्ट में ऐड हो जाएगा, DGHS वाला, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का। अब सवाल उठता है कि कैसे भरना है ऑप्शन फॉर्म। पहला सवाल तो यही उठता है। तो आपको करना क्या है कि जो ये आपका ऑप्शन फॉर्म है, इसमें देखिए नीचे 1 2 3 4 बॉक्स दिए हुए, इसमें पहले बॉक्स में आपको वो पोस्ट भरनी, कोड भरना रहेगा जो आपको चाहिए। सपोज करिए आपको पहले नंबर पे L06 वाली पोस्ट चाहिए, मान लेते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। नंबर 2 पे अगर आपको आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर चाहिए जिसका कोड मान लेते हैं L11 है, तो नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करते हुए आपको बॉक्स में अपने पोस्ट कोड भर लेने हैं यहाँ पर पहले, राइट। और जब इसको भर के तैयार कर लोगे आप, देन आप कंप्यूटर में लॉगिन करके आप फिर भर सकते हो। डायरेक्ट आप कंप्यूटर में भर सकते हो, इस पेज की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक ये इस रूप में, ताकि आपके लिए एक रफ आइडिया मिल पाए और आप उसको फिर भर पाओ। तो 1 2 3 में आपको ऑर्डर का ध्यान रखना होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्शन फॉर्म। सेकेंड जो डाउट आता है, इसमें ये डाउट आता है, इसको मैं आपको समझाऊँ आराम से तो आप समझ पाओगे। सपोज़ करिए कि किसी कैंडिडेट के मार्क्स है 330 नंबर और किसी कैंडिडेट के मार्क्स है 328 नंबर, राइट। और मान लीजिए कि जो 328 नंबर वाला है उसने नंबर 1 पे फर्स्ट ऑप्शन पे सपोज़ करते हैं कि उसने रख लिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। और 330 वाले ने रखा उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को तीसरे नंबर पे, पहले पे कुछ और रखा उसने, दूसरे पे कुछ और रखा, तीसरे पे उसने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रखा। तो 328 वाले का सपोज़ कर लेते हैं कि जो कट ऑफ जाती है इसकी MA की वो 327 जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए आप कि 327 जाती है, तो कट ऑफ इसका भी क्लियर हो रहा है, कट ऑफ 328 वाले का भी क्लियर हो रहा है। मान लीजिए कि अगर एक ही सीट हुई तो ये डाउट रहता है कि किसको मिलेगी पोस्ट, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहता है कि 328 ने वाले ने तो पहले नंबर पर रख दिया है और आपने उसको तीसरे नंबर पर रखा है, राइट, या नीचे रखा है। ये किसी अदर पोस्ट को लेके हो सकती है, लेकिन ये डाउट उठता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, राइट, कंप्यूटर से ये एलोकेशन का काम होता है, तो उसके जितने भी ऑर्डर हैं, पहले नंबर वाला ऑर्डर कंप्यूटर पहले चेक करेगा, पहले नंबर आएगा 330 वाले का। तो जो मान लीजिए उसने नंबर 1 पे AFSQ रखा है और अगर उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है तो वो पोस्ट कंप्यूटर उसको नहीं देगा। फिर नंबर 2 चेक किया जाएगा, अगर वो भी नहीं मिला तो नहीं दिया जाएगा। अगर थर्ड वाले का कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो वो आपको दे, यानी आपके सारे ऑप्शन चेक किए जाएंगे ऊपर से लेके, अगर आपने 50 60 जितने भी ऑप्शन भरे, देन उसके बाद नंबर आता है 328 वाले का। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि अगर आपने कोई पोस्ट नंबर 1 पे रख दी तो वो किसी कम नंबर वाले को अलोकेट कर दिया जाएगा। ये डाउट बहुत लोगों को रहता है। अगर आपको डाउट ये रहा हो, आप जो मैं डाउट्स बता रहा हूँ, आप डेफिनेटली ये देखोगे कि यार ये आपकी लिस्ट में ज़रूर रहा होगा। अगर होगा तो आप कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को डालिएगा।
अगला जो डाउट है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से हैं और अगर आप जनरल की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, खासकर ये दिक्कत उसमें आएगा जिसमें रैंक बेस पर अलोकेशन होता है। इसको हम समझ लेते हैं कि सपोज करिए कट ऑफ जनरल की जो जा रही है 325 जा रही है किसी पर्टिकुलर पोस्ट की, और मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सपोज करते हैं कि सीजीसीए की कट ऑफ जनरल की 325 जाती है और आपके जो मार्क्स हैं वो 326 आते हैं ओबीसी के अंदर, तो आपका जनरल से ही कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, यानी आपने कट ऑफ जनरल से निकाल ली। अब प्रॉब्लम ये फंसता है कि जब स्टेट अलोकेशन होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपसे स्टेट ऑप्शन मांगता है, प्रेफरेंस मांगता है। जब आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगेगा तो आपका तो नाम आ गया जनरल की लिस्ट में, राइट। तो अगर हम जनरल में मेरिट बनाएं आपकी, तो अगर आप देखो कट ऑफ से आप एक ही नंबर ज़्यादा हो तो आप कहीं ना कहीं आपकी जनरल में रैंक बिल्कुल नीचे होगी। अगर हम ओबीसी की कट ऑफ वो लिस्ट बनाएं, ओबीसी का मेरिट बनाए यहाँ पर, तो जिसके नंबर 324 रहे होंगे, राइट, वो टॉप पे रहा होगा, राइट। अब सवाल ये उठता है कि आप तो हो ओबीसी के, लेकिन आपका कट ऑफ जनरल से क्लियर हो गया, तो जब स्टेट एलोकेशन करा जाएगा तो आपको तो नुकसान, अगर जनरल से कर देंगे तो आपको तो नुकसान हो जाएगा, बिकॉज आप जनरल की लिस्ट में सबसे नीचे हो, तो कहीं ना कहीं आप साउथ और उधर चले जाओगे। अगर वहीं आप ओबीसी की लिस्ट में होते तो आपको तो फ़ायदा होता। तो इसीलिए इसके लिए डीओपीटी का एक रूल है, सर्कुलर है, कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल में शिफ्ट हो जाता है तो उसको स्टेट अलोकेशन करते वक्त कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है वहाँ पर। इसमें एक दो मिनिस्ट्री एम्बिग्यूटी करती है, खासकर जो एलडीसी की पोस्ट आती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी सुधार कर दिया होगा, वरना डीओपीटी का जो सर्कुलर है, जो रूल है, जो इनकम टैक्स में, सीबीआईसी में, मैक्सिमम डिपार्टमेंट जहाँ पर भी रैंक बेस एलोकेशन होता है सभी फॉलो करते हैं। ये दिक्कत अभी लास्ट ईयर जो मैं बता रहा हूँ दिक्कत आई थी, ये सीजीएचएस में आ गई थी। अभी आप डीजीएचएस देख रहे हो, ये आ गई थी। ईडब्ल्यूएस में जिस कैंडिडेट ने यूआर से कट ऑफ क्लियर कर लिया था उसको जनरल के अकॉर्डिंग एलोकेशन कर दिया था। टॉप रैंक में था, रैंक 1 थी उसकी ईडब्ल्यूएस के अंदर, लेकिन जनरल में जाने की वजह से उसका एलोकेशन मुंबई में आ गया। उसने ऑप्ट करा था कानपुर के लिए, लेकिन वही हो गया कि अब डिपार्टमेंट को समझ नहीं थी, फिर उसका सीजीएल में सिलेक्शन हो गया, तो उसने फिर उस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। अगला जो डाउट है कि क्या दिल्ली या टॉप पोस्ट बाद में भर दे, तो क्या ऊपर वाली पोस्ट अगर नहीं मिलती है तो दिल्ली भी वाली भी पोस्ट नहीं मिलेगी। ये थोड़ा मैं आपको समझाऊं क्या ये डाउट है आप लोग का, ठीक है। सपोज करें किसी के नंबर अच्छे मार्क्स हैं आपके, राइट, और मान लेते हैं कि वो अच्छे नहीं भी है, छोड़ देते। सपोज करिए आपने नंबर 1 पे टेक्सटाइल रख लिया, आपने नंबर 2 पे सपोज करते हैं कि आपने माइंस रख लिया, राइट, नंबर 3 पे आपने कल्चर रख लिया, ऐसे करके, और फिर आपने उसके बाद सपोज करिए कि सीजीए अकाउंटेंट रखा, राइट। अब सीजीए अकाउंटेंट थोड़ी फेमस पोस्ट है या अच्छी पोस्ट है दिल्ली की खासकर लेकर के, और मान लेते हैं एक एग्जांपल, एक केस के रूप में कि इसकी भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई, इसकी भी नहीं है और इसकी हो रही है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो मिनिस्ट्री फेमस है, मेरा कहने का मतलब है कि जो मिनिस्ट्री फेमस है, जो टॉप मिनिस्ट्री है, अगर हम उसको बॉटम पे डालें तो ऐसा तो नहीं कि वो आपको नहीं एलोकेट किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो मैंने बताया आपको कि अगर किसी भी कैंडिडेट का जब एलोकेशन चेक करा जाता है तो आपका पहला चेक करेंगे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर सेकेंड, थर्ड, और ऐसे करके कंप्यूटर से पूरा ऊपर से नीचे तक जितने भी ऑर्डर आपके चेक करा जाएगा। जिस पोस्ट पर कट ऑफ क्लियर होगी वही पोस्ट आपको एलोकेट किया जाएगा। अगला डाउट कि सर क्या सभी पोस्ट भरना जरूरी है। कई लोग बहुत वो रहते हैं कि नंबर तो मेरे 330 है, क्या ज़रूरत है 59 पोस्ट भरने की। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप बेरोजगार हो तो जितनी भी पोस्टें हैं सब भर दीजिएगा। ये जो रहता है कि सर वेस्ट, सीट वेस्ट वाला, वो कुछ भी अभी आपको दिमाग में नहीं रखना है। उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो करने वाले हैं, वीडियो की पोस्ट वेस्ट ना करा जाए। लेकिन अभी क्या है कि देखो आपको नहीं पता है वैकेंसी को लेकर के, राइट, या आपको नहीं पता है आपके मार्क्स को लेकर के, कि अभी चैलेंज लगे हुए। सीजीएल में जो मैंने केस बताया था कि 14 मार्क्स कम हो गए थे, इसीलिए अभी आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। आपको अपना जो ऑर्डर है वो रखना ही रखना है। उसके बाद जो है जितने भी नॉर्थ के चांसेस रहते उनको डाल दीजिएगा। सभी पोस्ट रिक्वेस्ट है कि भरिएगा। अगर आप नहीं भरते हो, अगर लगता है कि आपको 340 प्लस है या आपको लगता है कि नंबर अच्छे हैं, आपको कुछ सेलेक्टेड पोस्ट चाहिए, तो केवल 8 और 10 पोस्ट अगर आपको भरना है तो भी भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 8-10 में से कोई भी पोस्ट की कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो वो आपको मिल जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे पोस्ट भरने ही है। अगला डाउट बड़ा ही वो जेन्युइन डाउट मुझे लगता है कि बच्चों के रहते हैं, खासकर कि जितने भी फेमस पोस्ट है, मान लीजिए आपके नंबर कम है, सपोज करिए आप जनरल में 325 है और आपने स्टार्ट कर दिया पहले ही एमईए से, आपने स्टार्ट कर दिया एएफएचक्यू, आपने भर दिया इलेक्शन कमीशन, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऊपर वाली पोस्ट भर दी जो टॉप पोस्ट है, नंबर आपके कम थे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं इन लोगों ने
देखा कि इनकी पोस्ट ऊपर वाले टॉप वाली है, इनको नहीं मिल रहा है तो नीचे की भी कोई पोस्ट ना देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया कि सारे ऑर्डर चेक करे जाते हैं। अगर आपके 325 मार्क्स है तो ऐसे अगर आपने 60 पोस्टें भरी हैं, 59 पोस्टें भरी हैं, सभी चेक करेंगे। मान लीजिए 50 नंबर पे आपने भर रखा है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और उसी कट ऑफ क्लियर हो रही है, तो वो आपको अलोकेट करा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कम नंबर वाले टॉप पोस्ट नहीं भर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डाउट आता है जब मैं पोस्ट प्रेफरेंस कवर करता हूँ। तो अगली जो डाउट है कि देखो यार, आपको दो तरह की पोस्टें हैं इसमें, एक डीईओ है और एक आपकी एलडीसी है। एलडीसी के लिए की स्टॉक अलग चाहिए था, डीईओ के लिए अलग चाहिए था। कुछ कैंडिडेट, क्योंकि टाइपिंग में बड़ा इशू आया था इस बार, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये इशू लग रहा है कि सर मेरे को लगता है कि एलडीसी वाली जो है वो प्रॉब्लम कर जाएगी, लेकिन डीईओ वाला मतलब एलडीसी में कहीं टाइपिंग में इशू आ सकता है उनको, राइट, और डीईओ में लग रहा है कि ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने सारी पोस्टें ऊपर एलडीसी की भर दी और डीओ की पोस्ट नीचे रख रहे हैं क्योंकि डीओ में लोकेशन का इशू आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर मैं एलडीसी की टाइपिंग फेल कर गया, कट ऑफ उसका नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ जो की स्टॉक चाहिए, तो नीचे के डीओ भी नहीं देंगे। तो फिर ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर से जब चेक होता है तो पहला चेक करेंगे कि क्या आपका टाइपिंग क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर टाइपिंग एलिजिबल है तो क्या ये पहली पोस्ट की कट ऑफ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। फिर दूसरा, तीसरा, अगर आपका टाइपिंग फेल है और इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, देन कंप्यूटर सेकेंड वाला जो है डीई वाला, उसका क्राइटेरिया चेक करेगा, क्या इसका की स्टॉक जो था वो आपका सही है, एक्यूरेसी सही है, और उसके बाद आपकी जो पोस्ट भरी है क्या उनमें से किसी कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे डाउट्स हैं आपके। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई डाउट है या कुछ आपके डाउट्स इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को लेके, पोस्ट ऑर्डर को लेके हैं, आप कमेंट में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा